एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि जितने भी लोग हैं जो कि ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं या फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं या फैशन के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम होगा। और आप सब के लिए ये ऐसी कुछ बातें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस फील्ड का बिल्कुल भी कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे मेहमान होंगे जो कि आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, अपडेट करेंगे। प्रोग्राम में काफी सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो एक सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हैं मेकअप के हवाले से, फैशन के हवाले से, उनमें सबसे सीनियर हैं हमारे साथ मैम साइमा मौजूद हैं जो कि काफी अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं। सो मैं अपने पहले मेहमान को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी, तो मैम पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कितने अरसे से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं? मुझे इस फील्ड के साथ अटैच हुए 16 इयर्स हो गए हैं। 16 इयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने 2008 से मैंने स्टार्ट किया था इस फील्ड को। और तब से ऑनवर्ड मैं अभी ब्यूटिशियन की फील्ड के साथ अटैच। और अभी आप अपना सैलून रन कर रही हैं? जी, मैं अभी अपना सैलून कितने अरसे से रन कर रही हैं आप? मुझे अपना सैलून को रन करते हुए 5 इयर्स कंप्लीट हो गए माशाल्लाह से। मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। तो वैसे इससे पहले मैंने 2008 से स्टार्ट किया था अपना। तो 2008 से 2080 तक 10 इयर्स का ये जो एक अशरा था, ये आपने सीखते हुए गुजारा कहीं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अटैच थी डिप्लेक्स के साथ, मुसरत मिसबा के साथ अटैच थी। उनके साथ मैंने 6 ईयर काम किया। 2014 तक मैंने उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैं एक और वेल नोन सैलून है उनके साथ अटैच हुई थी। तो मैंने फिर 2018 में जो है वो वहाँ से लेफ्ट किया। फिर उसके बाद अपना सैलून मैंने स्टार्ट किया। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, 2008 की साइमा के पास अगर हम जाएं तो क्या इंस्पायरेशन थी उसके पास और वो इस फील्ड की तरफ ही क्यों आई? उस वक्त जो मैंने चीज़ें फील की थी वो ये थी कि हम लोग जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं, हमारी उसमें ग्रूमिंग हो रही है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा था कि मतलब उनके पास एजुकेशन है लेकिन उनको ड्रेसिंग का नहीं पता। उनको अपने आप को ये इशू आज भी है, वैसे इशू आज भी बिल्कुल है। ऐसे ही। तो मैंने उस वक्त जो नोटिस किया था कि एक अगर किसी ने मास्टर किया है तो उसको कपड़ों का ही नहीं पता कि उसने क्या पहनना है। उसको अपना स्किन केयर का नहीं पता, उसको अपनी हेयर केयर का नहीं पता कि उसने हेयर केयर कैसे करनी। इवन दो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अपना हैंड और फीट केयर का ही नहीं पता कि हमने उनको कैसे केयर करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपको फॉर द टाइम बीइंग आपको अपने आप को मॉडरेशन की तरफ लेके जाना, यानी कि आपने ये महसूस किया, ऑब्जर्व किया तब के तालीम जो हम हासिल करते हैं, जो डिग्रियां लेते हैं, वो भी एक तालीम है, लेकिन ये भी एक तालीम है कि इंसान खुद को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। बिल्कुल ऐसे लोग किस तरह आपको किस सेंस में देख रहे हैं। मैंने मास्टर किया हुआ लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं शलवार कमीज ना जॉगर पा के आ गया, जो कि हमारे यहाँ चलता है एक ट्रेंड। बिल्कुल है। और जीशान अभी मैं आपको अभी रिसेंटली अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो समटाइम मेरे पास कुछ डॉक्टर्स आती हैं और लिटरली जो है वो डॉक्टर्स बनी होती हैं, उन्होंने इतनी मुश्किल से स्टडी किया होता है, इतना पैसा स्पेंड किया होता है, लेकिन आप देखिए ना, अगर आपने शलवार की कमीज भी पहनी हुई है और आपने ऊपर स्कार्फ भी ओढ़ा हुआ है तो उसका भी एक तरीका है। बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप खुद को आप पर्सनैलिटी हैं, आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप में और घर की वो मासी में कोई फर्क ही नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आपको वो डॉक्टर की डिग्री भी लेने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आप क्योंकि एक औरत अगर खूबसूरत है, उसने खुद को साफ सुथरा रखा हुआ है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और अगर वो पढ़ी लिखी है तो आपको पता है एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो आगे सारी नस्लों को संवारती है। बेशक, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो वो आपका जो संवारना है वो आपका ब्यूटी भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, आपकी एटिकेट्स भी हो सकते हैं, आपके एथिक्स भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब मुझे बड़ी मजे की आपकी ये बात लगी है। मैंने आज तक जितने भी ब्यूटिशियन से मैं मिला हूं, मैं मेकअप की क्लासेस को होस्ट भी मैंने किया बहुत सारी को, मैंने पहली कोई ऐसी खातून देखी हैं जो कि इस फील्ड में है और जिनकी इंस्पायरेशन ये थी कि जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि खुद को कैसे आपने शो करवाना है आपको पहनने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये इंस्पायर होना इस चीज को लेके। खैर, अच्छा आप मुझे ये बताइए, 2008 से 2023 आ चुका है, फैशन सेंस में कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो इस हिसाब से कि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो लोग फैशन कर रहे हैं लेकिन उसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है।
आप ये देखें, बीइंग इस्लामिक कंट्री अगर हम खुद को देखते हैं, तो अगर आपने पैंट शर्ट भी पहननी है, लेकिन वो आपकी इतनी महज़ब तरीके से आप वो ऐसी ड्रेसिंग चूज़ करें कि जिसमें जो है वो आपको पता चले, लोग आपको देख रहे हैं, आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को पता चले भई आप मुस्लिम हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जब देखते हैं, लोग मॉडर्निज्म की तरफ तो चले गए हैं, लेकिन जो हमारी इस्लामी इक़दार हैं उसको हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो पीछे छोड़ दिया है। हम उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। हम इस्लामिक हमारे जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। हम अपनी ड्रेसिंग को चूज़ करते हुए इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते कि हमने कौन सी शर्ट पहननी है, हमने नीचे अगर पैंट पहननी है तो वो पैंट किस तरह की होनी चाहिए, आपने अगर शूज पहने हैं तो आपके शूज कैसे होने चाहिए। तो से कि हम लोग बजाय इसके कि हम इकदार को देखें, हम ट्रेंडिंग को देखते हैं जो कि आजकल सोसाइटी में चल रहा होता है, ट्रेंड या सोशल मीडिया का चूंकि ये दौर है। 2008 में हम देखें सोशल मीडिया इतना वायरल नहीं था जो कि अब है, सो दैट्स व्हाई लोग उस तरफ ज्यादा जाते हैं कि जो कि ट्रेंडिंग में चीज चल रही हो। क्या बात है। खैर जी, हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। मैम साइमा के पास हम दोबारा आएंगे और फिर इनसे हम स्किन के हवाले से कुछ टेक्निक्स भी पूछेंगे, मेकअप के हवाले से। हमारे साथ हैं जी मैम नाइला। मैम नाइला को जब मैं फील्ड में मैं देखता हूं तो ये मुझे बहुत एक्टिव नजर आती हैं मेकअप क्लासेस को लेके। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक के थोड़ा पास आ जाएं आप। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मैं खुदा का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है, मेकअप की फील्ड में, फैशन की फील्ड में, ब्यूटी की फील्ड में जितनी भी खवातीन आती हैं वो यकीनन मेकअप करने के लिए आती हैं या लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए आती हैं, लेकिन आपको मैंने देखा आप इस फील्ड में आई हैं भागने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जितना देखा आप इतनी एक्टिव होती हैं, रोज मेकअप क्लासेस कहीं जा रही हैं या करवा रही हैं इस तरह के। ये शौक कहाँ से आपके अंदर आया? ये शौक बस शुरू से था, पर लेकिन ये है कि समझ अब आई है कि बंदे को ना अपने लिए कुछ करना चाहिए। ये है कि हम लोग सीख तो लेते हैं, कोई भी हुनर हम सीख लेते हैं, पर लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करते, हम उसको बताते नहीं है किसी को भी, हम अपने तक रखते हैं। कोई भी हुनर है, मेरा शौक ये है कि मैं कोई भी हुनर मेरे पास है ना वो किसी को मिले, मेरी वजह से किसी को कोई फायदा हो, तो वो इस चीज के लिए, जाहिर बात है अगर बंदा भाग दौड़ नहीं लगाएगा तो उसको कोई पहचानेगा नहीं। घर में बैठे हुए कोई किसी को नहीं पहचानता। वाह वाह वाह। वाकई, क्योंकि अगर एक औरत घर में बैठी हुई है, वो जाहिर बात अलग बात है कि बंदा घर में सेफ है, पर लेकिन ये कि एक औरत मेहनत के लिए अगर निकली है तो उसको मेहनत के लिए ही निकलना चाहिए। अगर निकली भी है तो उसका फायदा भी इसी में है कि वो मेहनत करे, तो मेहनत करना भी बहुत जरूरी है बंदे के लिए। मेरी भागदौड़ ये होती है कि कोई मुझे जानता हो, कोई अगर किसी को जरूरत है तो कोई चीज यानी कि ऐसी है कि मेरे पास है तो मैं किसी को सिखा सकूं तो वो मुझसे सीख ले। मुझे ये नहीं होता कि अगर मेरे पास हुनर है तो मैं किसी को दूं, यानी कि आप छुपाना नहीं चाहती। छुपाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती आपके पास जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। हाँ जी। मेरा सवाल अब आपसे ये है, आप जो मेकअप क्लासेस करते हैं या करवाते हैं या जिनमें हिस्सा लेते हैं, वो किस मकसद को लेके आप कर रहे होते हैं? एक मेकअप क्लास जो आप करवाते हैं उसके पीछे क्या मकसद होता है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मकसद आम रूटीन में मैंने मेरी फील्ड में ये देखा है कि लोगों का मकसद है पैसा कमाना, पर लेकिन मैंने खुद को ऐसे नहीं करना। खुद को ऐसे नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि अगर पैसे के अलावा भी बंदे को कुछ सोचना चाहिए कि अगर कोई आया है, जैसे कि मैं ही जाऊँ किसी क्लास में जाती हूँ तो लगा ले मैं अपने घर से टाइम निकाल के जाती हूँ, मेरी बेटी है छोटी सी, जाहिर बात है हर कोई घर बार वाला है। अगर किसी के बच्चे नहीं भी हैं तो वो पढ़ता होगा या पढ़ती होगी। अगर वो पढ़ते या पढ़ती नहीं है, वो यानी कि घर में रहते हैं, तो जाहिर बात उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होंगी। तो अगर उनके पास घर की जिम्मेदारियां भी नहीं हैं तो जाहिर बात उनको हुनर चाहिए होगा, वो जरूरत के लिए निकले होंगे। अगर वो जरूरत के लिए निकले हैं, एक पॉइंट तो आ गया कि इसके पीछे एक पॉइंट होता है बिजनेस का। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि सिखाना, ओके, समझाना, बताना। जैसे कि इन्होंने बात की कि लोगों के पास नॉलेज नहीं। अगर हम सैलून रन कर रही हैं या हमारा सैलून है, हम सैलून का काम सीख चुकी हैं, पर लेकिन ये है कि हमें पता नहीं। लगा लें कि अगर बंदा पैसे दे के 3 मंथ में भी काम सीख लेगा, वो कहते हैं कि हुनर तो आ गया, उसका तजर्बा कहाँ से आना है? ये चीज है कि इसमें हम तजर्बा भी बताते हैं, हुनर भी बताते हैं, तरीका भी बताते हैं। और जाहिर बात है अगर पैसा लगाता है बंदा तो फिर निकालता भी है, बिजनेस भी है। ओके, सो सेकंड पॉइंट आपका ये, आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह मैम साइमा ने ये बात की कि लोगों के पास तालीम तो है लेकिन उनके ये नहीं पता कि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये नॉलेज नहीं है कि मेरे ऊपर क्या चीज सूट कर रही है पहनने के लिए, या मेरी स्किन को लेके या मेरे बालों को लेके, इन चीजों का नॉलेज नहीं है। और आपको लगता है कि आप लोगों में ये हुनर
के साथ साथ ये नॉलेज भी आप बांट रहे हैं। हाँ जी, नॉलेज भी बांट रहे हैं। अक्सर अमूमन मैंने क्लासेस में देखा है कि लड़कियों की ड्रेसिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो हमारे मजहब के जैसी हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप भी मुझसे काफी देर से यानी कि अटैच हैं, आपने देखा ही है मेरी खुद की ड्रेसिंग भी। ना तो मैंने कभी दुपट्टा उतारा है क्योंकि ये मुझे खुद पसंद नहीं है। अगर हम फैशन कर भी रहे हैं तो हमें इस हद में रह के करना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो जाहिर बात है हर आपका जिस तरह मैम साइमा ने ये बात की, और आपने इस बात को मैं समराइज करूंगा इस तरह कि आपकी शख्सियत, आपकी तरबियत, आपका मजहब, आपकी सोच, ये सब कुछ शो होती है, नजर आती है आपके पहनावे से, आपके बोलने से, और सबसे बड़ी बात आपकी जुबान से। वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। खैर जी, तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी शीजा। ये माशाल्लाह जी बहुत टैलेंटेड हैं और ये इस फील्ड में आई हैं और ये माशाल्लाह अपना सैलून रन कर रही हैं और इन्होंने स्टार्ट किया और बहुत मेहनती हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शीजा, कैसे मिजाज हैं आपकी? माइक के थोड़ा करीब आ जाएं आप। मेरा सवाल आपसे यह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी भी फील्ड में यंग लोगों को देखता हूं जो कि बहुत शौक और पैशन के साथ इस तरफ आते हैं और आके मेहनत कर रहे होते हैं। क्या इंस्पायरेशन थी, क्यों इस फील्ड की तरफ आप आई? क्योंकि मुझे शौक था बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन में हम चले जाते थे तो कोई भी किसी को मतलब करके नहीं देता। आजकल अपने पे डिपेंड होता है कि आप ही बढ़ो, सीखो और खुद का करो, इसलिए शौक था। मामा भी सीखी थी, पर ये था। अच्छा, मामा भी मेकअप आर्टिस्ट हैं? यस, मेरी मामा भी हैं, तो इसलिए मुझे भी शौक था कि मैं भी सीखूं, करूं, आगे बढ़ूं, कि मेरा एक नाम हो, लोग मुझे पहचाने। ओके, तो आप एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, ये आपका शौक। तो मामा ने सपोर्ट किया जब मामा से आपने ये डिस्कस किया कि मामा मैं भी ये बनना चाहती हूँ? जी, मामा मेरी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, कहती है। कितना अरसा हो गया आपको? 5 साल हो गए मुझे। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मामा क्या कहती हैं? कि बढ़ो, आगे पढ़ो, आपको पता चले, कि निकलो बाहर, ये करो। और ये बहुत अच्छी बात है। आजकल के अगर हम डोमेस्टिकली जाके देखें, हमारे घरों के अंदर खवातीन, खासतौर पे लड़कियां, जब यंग लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, अच्छा इसमें कसूर वालिदैन का भी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का हाल ये है कि लड़की कोई बाहर निकलती है तो वालिदैन बहुत इनसिक्योर रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसमें ना कसूर वालिदैन का ना लड़की का, कसूर है सोसाइटी का। सोसाइटी के कुछ ऐसे कानून है या ऐसा कुछ निज़ाम है जो कि खवातीन के लिए ज्यादा साजगार नहीं है हमारे यहाँ। तो ये एक तो होना चाहिए। खैर, उसमें आप जैसी जितनी यंग गर्ल्स हैं जो बाहर निकलती हैं कुछ करने के लिए, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन वालिदैन को जो अपनी उन बेटियों को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और उन लड़कियों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ जो अपने वालिदैन की इज्जत और लाज को बहुत अच्छे तरीके से साथ लेके चलती हैं और अपना काम में भी आगे बढ़ती हैं, नाम में भी आगे बढ़ती हैं और इज्जत में भी आगे बढ़ती हैं। शीजा का नेक्स्ट प्लान क्या है? बागी नेक्स्ट प्लान मेरा ये, सैलून तो आपने बना लिया माशाल्लाह, वो आप रन कर रही हैं, तो नेक्स्ट अब क्या सोचा हुआ है? नेक्स्ट ये है कि मैं जो भी मेरे पास वर्क है या जो भी चीज है मैं आगे प्रमोट करूं, लोग सीखें। कुछ ब्यूटिशियंस ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको पे भी करती है ना तो वो हमें सिखाती नहीं है। अच्छा, मैंने हॉलीवुड में भी मैं सर खालिद के सैलून से मेरी वो इंटर्नशिप की है मैंने, पर उधर से भी मुझे कुछ मतलब कितना फायदा नहीं हुआ। कि ये बस सीखने को मिला है कि जो भी करना है ना आपने अपनी हिम्मत पे करना है, आगे बढ़ोगे तो कुछ मिलेगा। जैसे हम बैठे रहते, कोई हमें नहीं कुछ कहता कि सीख लो, अपनी हिम्मत पे ही होता है कि जो आपने सीखना आगे बढ़ के ही सीखना है। यही सवाल मैं लेके मैम साइमा की तरफ जाऊंगा। मैम, जिस तरह शीजा ने बात की कि पे भी करते हैं फिर भी समझ में नहीं कुछ आता, डिप्लोमा मिल जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि हमने सीखा क्या है, तो इसकी क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? ज़ीशान, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ बच्चे माशाल्लाह से इतने एक्टिव होते हैं कि उनको ना शौक होता है कि हम खुद सीखें। अब बीइंग अ सैलून एक्सपर्ट जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो ये होती हैं कि हमारे पास भी बच्चे आते हैं और उसमें होता है क्या है कि कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि उनको मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि आपने ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, वो बच्चे भाग भाग के मैम मुझे काम बताइए मैं क्या करूँ ना, मतलब वो खुद आके पूछ रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड, अगर आप कुछ बच्चे इतने मतलब डल होते हैं कि उनको मतलब अट्रैक्शन ही नहीं होती किसी चीज़ में, तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि जब आप अपने बच्चे को कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है। आप एक बच्चे को ब्यूटिशियन में भेज रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में जो है। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आपने उसको टीचिंग में भेज दी है,
तो ये चीज़ें होती हैं कि जब पेरेंट्स फोर्सली अपने बच्चों के ऊपर जो है कुछ चीज़ें लागू कर देते हैं तो बच्चे उन चीज़ों में जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने इंटरेस्ट भी लिया है और आप किसी अच्छे इदारे के अंदर आपने पे भी किया है और इस वक्त जो है आम नॉर्मल फीस 30,000 40,000 जो है वो चल रही है कि मतलब अगर आपने सीखना है, मतलब कुछ अच्छे सैलून्स जो हैं उनकी फीस ज़्यादा भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि सैलून कितना प्रोफेशनल है। आप के जो टीचर हैं या आप जिस ब्यूटिशियन के पास गए हैं, ऑब्वियसली वो मोस्ट सीनियर है तो उसने अपना सैलून ओपन किया है, वो आपको किस हिसाब से सिखा रही हैं। अब मेरे सैलून में अर्बेनिटी पर कोई भी हमारा क्लाइंट आता है तो हमारे नोट्स बने होते हैं। मेरे डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं, मेरे नोट्स बने होते हैं, मैंने बच्चियों को वो नोट्स दिए होते हैं। अब होता है क्या है कि हम उनकी बिल्कुल बेसिक्स ऐसी चीज़ों से काम स्टार्ट करवाते हैं कि जो बिल्कुल मतलब इजी काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना भी टफ की तरफ लेके जाते हैं। तो ब्यूटिशियन की जो फील्ड है वो इतनी वाइड है कि उसमें हम लोग जो है वो मैक्सिमम जितना हम लोग उसमें डीपली जाएंगे ना, हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मतलब इसकी हेयर की फील्ड जो है, आप हर एक नए क्लाइंट को अटेंड करेंगे तो आपके पास नई चीज़ें सीखने बिल्कुल इसके बालों का टेक्सचर डिफरेंट है, इसके बालों में ये इशू है, इसको हमने ऐसे डील करना है, इसको हमने ऐसे डील करना है। तो आप ये देखें कि मैंने अपने 16-17 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाके मैंने अपना सैलून ओपन किया। ठीक है, मुझे तब महसूस हुआ कि मुझे अपना सैलून बनाना चाहिए कि मैं मतलब अब मुझे इतना काम आ गया है कि मैं अपने क्लाइंट्स को आई कैन डू इट। मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर सकती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ। तो अब मेरे सैलून में कोई ट्रेनिंग आता है, वो एंट्रेंस से लेके रिसेप्शन की डीलिंग्स तक वो एंड A to Z मैं उसको सिखाती हूँ कि क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उसको कैसे वेलकम करना है, कैसे डील करना है, आपने रिसेप्शन के ऊपर लेके जाके आपने उससे क्या क्या बातें करनी है, आपने कैसे सर्विसेज रिकमेंड करनी है। देन उसके बाद मेरा वो 15 दिन का सेशन होता है, एक पूरा जो है ना 15 दिन का मेरा टाइम पीरियड होता है। उसके बाद मैं उसको आगे डिपार्टमेंट्स में लेके जाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे मेहदी हसन साहब का एक इंटरव्यू याद आ गया आपकी बात से। अब आप भी हैरान हो रहे होंगे मेरी बात से मेहदी हसन साहब का क्या लिंक। वो इस तरह मेहदी हसन साहब से सुहेल बड़ाई साहब ने सवाल किया कि खान साहब आप 16 साल की उम्र से गा रहे हैं, आपका खानदान है उसका ताल्लुक भी गाने से है, आपका बहुत आप सुरीले, आपके जो बड़े थे वो भी बड़े सुरीले थे, क्लासिकल लोग हैं आप, लेकिन आप जब 40 साल आपकी उम्र हुई तब आपने फील्ड में जाके गाना शुरू किया लोगों के सामने प्रोफेशनली। तो इतना अरसा आप क्यों नहीं लोगों के सामने आए? तो मेहदी हसन साहब ने कहा कि मैं 40 साल तक खुद को पक्का कर रहा था, मैं यूं अपने आप को देख रहा था कि कहीं कोई चीज रह ना जाए, अभी मैं अपने आप को कंप्लीट कर लूं। जब मुझे बिलीव हो गया खुद पे कि नाउ आई कैन डू इट, देन मैं लोगों के सामने आया। आपकी ये बात मुझे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैंने 16 साल बाद जाके ये महसूस किया कि अब मुझे सैलून बनाना चाहिए, अब मुझे जाके लोगों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। सो सबसे पहले इंसान को अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नाउ क्या मैं कुछ बन गया हूं कि नहीं। जो कि ना सिर्फ आपकी फील्ड में, मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ हर फील्ड में ऐसा होता है कि जिस तरह एक छोटा बच्चा जैसे होता है, जैसे आपका बेटा मोहम्मद यहाँ पे मौजूद है, छोटा बच्चा जब उसको बोलना आता है, 2 लफ्ज वो सीखता है तो वो सारा दिन वो 2 लफ्ज बार बार कहता रहता है। उसको यूं लगता है कि नाउ मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक नाउ, लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पा रहा होता, उसको वो 2 लफ्ज ही आते हैं। तो सेम इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी भी फील्ड में 2 लफ्ज आ जाएं तो वो समझते हैं कि अब हम कर सकते हैं, तो फिर वो उस फील्ड में आगे आना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है, जो उनके पास आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। खैर मैम, अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमें बताइए स्किन के हवाले से, जो ये मौसम चल रहा है, ये इस मौसम में स्किन पे क्या असरात होते हैं और इस मौसम में स्किन को सेफ रखने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए? ज़ीशान, ये वाला मौसम मुझे तो बहुत पसंद है और उसकी रीजन ये है कि पसंद पूरे पाकिस्तान को है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस नहीं आता इस मौसम में, ये काम खराब हो रहा है। अच्छा, वैसे लकीली हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर गैस बंद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें। अब बंद करना शुरू ना कर दें इस एरिया को। अच्छा, उसमें ये वाला जो हमारा विंटर का मौसम है मेरा फेवरेट मौसम है, लेकिन इसमें बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। माशाल्लाह से हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और हम यहाँ पर बहुत सारे मौसम जो है वो देखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आती है इस सीजन में वो आती है ड्राई स्किन की। कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा, ये हमारी सिर्फ फेस की स्किन नहीं, हमारी ओवरऑल बॉडी में जो है ना वो होती है, ड्राई होती है स्किन। अच्छा, उसकी रीजंस क्या होती हैं?
बहुत सारी रीजंस उसमें होती हैं। हम लोग जो है वो वाटर इनटेक कम कर रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाने शुरू किए होते हैं, लेकिन हमारा वाटर इनटेक बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटीन नहीं ले रहे होते। बिल्कुल ठीक है, हम लोग प्रोटीन जब नहीं लेते तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो उसके ऊपर जो है वो ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसमें फिर उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पाँव खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी भी रीज़न यही होती है कि हम लोगों ने वाटर इनटेक नहीं किया होता है। हम सर्दियों में सॉक्स पहनते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि सर्दी की वजह से हम अपने पाँव अच्छी तरह साफ़ नहीं करते, उनके ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, तो उसकी वजह से हमारे पाँव जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जो इसमें स्किन केयर हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम फेस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने किचन से स्टार्ट कर लेते हैं। किचन में इस वक्त आप ये देखें कि हमारे पास विंटर में ऑरेंज अवेलेबल है, बिल्कुल मौसमी अवेलेबल होती है, ठीक है, और ये ऐसे फ्रूट हैं कि जिनको जब फिर सबसे अमरूद अवेलेबल होता है, ठीक है। आप ये चीज़ें जब खाना शुरू करते हैं तो विंटर में ये बड़ी रहमत होती है। मैं कहती हूँ, मुझे पता है जब मैं खाना शुरू करती हूँ ना तो मेरी स्किन के ऊपर अजीब सा ग्लो आना शुरू हो जाता है। वाह। तो मैं तो इनके जो ऑरेंज होता है या फ्रूटर है, मैं तो उनके छिलके भी नहीं वेस्ट करती, मैंने वो खुश्क करने के लिए रखे होते हैं साथ साथ जो है। वाह। हम क्या करते हैं, हम उसको खुश्क करते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करते हैं, उसका जो है वो एक स्क्रब बना के रख लेते हैं। क्या उसको फिर हम लोग जो है वो गर्मियों में एज आ फेस मास्क यूज करते हैं। तो एक पॉइंट तो ये कि आपने ये बताया कि खाने पीने का ताल्लुक बहुत है स्किन के साथ, खाने पीने का। फिर दूसरी चीज जो होती है कि हम लोग जो है प्रोटीन डाइट नहीं लेते अपनी जो है, जैसे हमारे मतलब डेली ब्रेकफास्ट जो है उसमें दही लाजमी शामिल होता है। हम लोग दही लाजमी खाते हैं, हम लोग अंडा लाजमी खाते हैं। अंडे को हम लोग फ्राई भी कर सकते हैं, आप हाफ फ्राई कर लें उसको, फिर सेकंड आप उसको बॉईल करके खा लें। लेकिन अगर आपको वो कहते हैं ना नाश्ता आपका बादशाहों की तरह होना चाहिए, तो नाश्ते में आप अंडा लें, आप दही खाएं, आप उसमें जो है वो अगर ब्रेड ले रहे हैं तो आप ब्रेड खाएं, साथ में आप 1 गिलास दूध का उसमें 1 चम्मच आप हनी ऐड कर लें, आप बोलें तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट डाइट होगी, आपका बेस्ट नाश्ता होगा मॉर्निंग में। तो इसके साथ आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, इसके साथ स्किन के साथ साथ ये आपके बालों को भी बहुत अच्छा रखेगी। प्रोटीन आप ले रहे हैं ना, तो प्रोटीन तो आपको पता है ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट उसका जो आता है। तो सेकंड, आपने जो अपनी स्किन केयर करनी है, ये तो आपकी खाने की डाइट हो जाती है। आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, हम अपने फेस को अच्छी तरह से नीट नहीं करते हैं। वैसे तो हमें जो है वो 5 वक्त नमाज हम पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो हमारी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है, उसकी रीज़न क्या होती है कि वो सुबह टाइम से ही नहीं उठते। एक तो उनका मतलब नींद वो सही तरह शेड्यूल उनका ठीक नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग उठें, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें, आपने इबादत करनी है आप करें, उसके बाद नाश्ता करें, आप अपने काम स्टार्ट कर दें। अब हमारे यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग माशाल्लाह 12-1 बजे सो के उठते हैं, रात को फिर हमने 2 बजे 3 बजे के करीब हमने सोना है। अगर हम बाहर कंट्रीज में देखें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल। उनका बहुत टाइट शेड्यूल होता है, ठीक है। तो आपने खाना भी खा लिया है, आप सुबह सो के उठे हैं, आप अच्छी तरह से अपने फेस वॉश करें, क्लींजिंग करें आप, ताकि आपके रात को सोने के बाद जो आपकी स्किन के ऊपर ऑयल निकल आया है या कोई आपके डस्ट आपके फेस के ऊपर है, आपके फेस के ऊपर कोई गंदगी लगी हुई है, कोई भी चीज़ें जहाँ आपके सोने के बाद जो है वो आपके फेस के ऊपर ऑयल की सूरत में बाहर निकल रही हैं, तो आप उसको स्किन को अच्छे तरीके से फेस वॉश करें। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप जो है वो आपने अगर बाहर निकलना है या आपने अपने घर के अंदर भी रहना है तो आप जो है वो सन ब्लॉक यूज़ करें ताकि आपका फेस अच्छा रहे। अच्छा, अब सन ब्लॉक लोग बहुत सारे ये कहते हैं हम तो घर से बाहर निकलते हैं, हम तो ना वो सूरज के नीचे जाते ही नहीं है, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है सन ब्लॉक की। तो अब यहाँ पर लाइट ऑन है, यहाँ से भी तो उसकी जो है ना वो सनशाइन जो है वो पड़ रही है, लाइट की शाइन हमारे फेस के ऊपर पड़ रही है, तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एज के हिसाब से जो है वो अपने फेस के ऊपर सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें, ठीक है। अगर आप जॉबियंस हैं तो आप अपना सन ब्लॉक यूज़ करें, लाइट से आप अपना मेकअप करें और आप अपनी जॉब पर जाएँ। तो इसलिए घर के अंदर रहते हुए और घर के बाहर रहते हुए आपने अपनी स्किन केयर मस्ट करनी है। अगर आप अपनी स्किन केयर नहीं करते तो ऑल्टरनेट में होता क्या है, आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं, आपकी स्किन जो है उसके ऊपर फ्रैकल्स आते हैं,
आपके जो है वो पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। डस्ट नहीं ना हम रिमूव करते अपनी स्किन के ऊपर से, तो उसकी वजह से फिर हमारी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा, सम टाइम हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हमारी जो फेस के अंदर जो ब्लैक हेड्स बने होते हैं वो इतने गहरे हो जाते हैं कि वो निशान छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। वो फिर निशान जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, उसको एक टाइम पीरियड लगता है ख़त्म होने में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले और सुबह को जब आप सोकर उठते हैं, आपने अपनी स्किन को जो है वो फेस वॉश लाजमी करना है। फेस वॉश के बगैर जो है वो आपने अपनी स्किन को, आप ये समझें कि पहला पॉइंट आपका आ गया कि खाने पीने का बहुत ताल्लुक है। दूसरा, आप जितना अपने आप को नीट एंड क्लीन रखेंगे, अपने फेस को ओवरऑल यानी कि पूरी बॉडी को ही, वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अगर जिस तरह आपने बताया कि अगर आप ये नहीं करते तो आपके साथ कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे पिंपल्स आपने बताया, फ्रैकल्स बताए, और भी काफी सारे इश्यूज होते हैं। अगर इस तरह का कोई इशू बनता है आपके साथ, फॉर एग्जांपल फ्रैकल्स का इशू किसी को हो गया है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट वो कैसे करेगा अपना? अच्छा ज़ीशान, इसमें जो है वो डिफरेंट बजट आ जाता है आपका जो है। सबसे पहले आपकी स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम क्या है। लाइक अगर आपको फ्रैकल प्रोमिनेंट हो रहे हैं तो इसमें आपकी बॉडी के हार्मोन इशू हो सकता है। सम टाइम फीमेल्स जो हैं उनकी प्रेगनेंसी के बाद आपके फेस के ऊपर जो है वो फ्रैकल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक ख़त्म ही नहीं होते। तो उसमें जो है अगर तो आप रेगुलर अपनी स्किन को, अपनी आप डाइट अच्छी कर लेते हैं तो उसके साथ हमारे 50% इश्यूज जो है ना वो हमारे डाइट के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मतलब इतना लेजी हैं तो आप फिर डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर के पास से जाके आप ट्रीटमेंट करवा लें, आप उनसे मेडिकेशंस लें, अपनी स्किन को चेक करवाएं, स्किन के अकॉर्डिंग मेडिकेशंस आप स्टार्ट कर लें। तो आपको पता वो मेडिसिन आपकी जो है वो फिर हज़ारों में चली जाती है। मतलब हम स्टार्ट 500 से करते हैं, लेकिन उसके बाद वो 30-40 हज़ार हमारा जो है ना वो 2-3 ट्रीटमेंट के ऊपर लग जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सेकंड तो आप ये कर सकते हैं। थर्ड, अगर मतलब आपने डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली है तो फिर आप थर्ड ये है कि अगर आपको फौरन रिजल्ट चाहिए तो फिर आप लेज़र की तरफ चले जाएं। आप लेज़र के साथ रिमूव करवा लें। लेकिन उसके साथ भी होता है क्या है कि जो चीज़ें हमने अंदर से ठीक नहीं करनी वो बाहर से ठीक कर भी लेंगे तो वो फिर प्रोमिनेंट फिर दोबारा हो जाएंगे। फिर दोबारा हो जाएंगे। कोई भी इशू है उसकी आप जब तक जड़ से नहीं उसको खत्म करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो हम लोग अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि आप अगर सैलून में विजिट करते हैं तो आप अपनी स्किन थेरापिस्ट के साथ फ्रेंडली चीज़ें डिस्कस करें। मेरे सैलून में अगर कोई विजिट करता है ना तो मैं सम टाइम उनके साथ 45 मिनट बैठ के सिर्फ बात ही कर रही होती हूँ। अच्छा, वो बातों में क्या होता है, मैं उसकी सारी चीज़ें पूछ लेती हूँ उससे, वो खाती क्या है, पीती क्या है, बाहर कब आती है, जाती है, उसका मतलब रूटीन क्या है। मैं अगेन जाऊँगा मैम नाइला की तरफ। अच्छा जी मैम नाइला, क्लासेस का आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज्यादा करवा रही हैं, कर भी रही हैं। नेक्स्ट अब क्या प्लान्स है, क्योंकि ये तो आप कर रहे हैं काफी अरसे से, अब आगे क्या सोचा या यही करते रहना है बस? नेक्स्ट तो नहीं कुछ भी सोचा। पहले मैंने मेरा ब्यूटिशियन बनने का शौक था, जैसे इन्होंने बोला कि मुझे शौक था, वही तरीकाकार के जगह जगह से सीखा, किसी ने भी नहीं सिखाया। तो कुछ शौक इतना इनकी बताने का ये मतलब था कि यानी कि मैंने बताने का ये मतलब है कुछ बच्चों को शौक होता है, तो मुझे शौक था। तो मैंने अपनी जब ये फील्ड मैंने ज्वाइन की ना तब मुझे शौक था, पर लेकिन अब टाइम के साथ 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 ना वर्क बन गया, काम बन गया, मेरा एक बिजनेस बन गया। अब मैं पार्लर भी रन कर रही हूँ, क्लासेस भी करवा रही हूँ, क्लासेस अटेंड भी कर रही हूँ। तो मुझे ना खुद पे पहले तो मुझे खुद पे यकीन नहीं आता कि 1 साल पहले मैं इन्हीं क्लासेस में जाती थी, मुझे कोई जानता नहीं था। तो अब यही क्लासेस मैं करवाती हूँ, हर कोई जानता है। जैसे कि आपके बताने का मैंने बताया कि जी आप कहते हैं कि हर टाइम आप भाग दौड़ में लगे रहते हो, तो वो इंसान को ना ये है कि आगे बढ़ना चाहिए, पर लेकिन मुझे यही शौक है कि मैं इसी फील्ड में रहूं और मुझे हर कोई जानता हो, हर कोई कहे कि इसने किसी का कुछ भला किया है, बस जस्ट। और बिजनेस भी है, वो भी ज़रूरी है, पर लेकिन मेहनत भी इसी चीज़ में मैं कुछ आगे जाना चाहती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजर हैं, कुछ मैं हूँ, कुछ मुझसे ऊपर हैं, कुछ उनसे ऊपर हैं। तो मेरा यही शौक है कि मेरे इसी काम में मैं थोड़ा आगे यानी कि कुछ नया सीखती रहूं, करती रहूं। आपको क्या लगता है
अच्छा, एक होती है बात, कुछ ज़रबुल मिसल हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे यहाँ, जैसे अगर हम मुश्किल में होते हैं हम कहते हैं कि यार अल्लाह की तरफ से जो भी है, ये एक ऐसी बात है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, हमारा ईमान भी है और ये बात एक काम है। सेम लाइक दिस, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि फकत मुहावरे की शक्ल में होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिनका हमें अंदर से इल्म होता है। इंसान का दिल काफी चीजों को जानता है। पंजाबी की कहावत है कि बंदे नू पता हुंदा वा मैं किन्ने क पानी च। सेम लाइक दिस, आप ये बताइए, क्या वाकई दिल से आपका ये बिलीव है, आपको लगता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में मुझे जो मैंने प्लान सोचे मैं उनको अचीव कर लूंगी, या जैसे मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसा होगा? मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मैं ना कोई भी काम करती हूँ ना तो कुछ देर मुझे उस काम का जो है ना, कुछ देर मुझे उस काम का समझने में लगता है, कुछ देर फिर उसके बाद समझ जाने में लगता है, कुछ देर जो है ना, यानी कि तीसरा हिस्सा जो हो गया, जब थर्ड। अभी कौन से हिस्से में आप? अभी मैं सेकंड में हूँ, क्योंकि पहला हिस्सा मैंने आपका देखा। ये सवाल मैंने पूछा इसलिए क्योंकि आपकी मैंने एक क्लास अटेंड की थी जिसमें मैंने आपको बहुत इमोशनल होते देखा था। इनफैक्ट मैंने खुद आपको बड़ा चुप करवाया था, दिलासा दिया था, और वो मुझे मोमेंट ऐसा लगा था जब मुझे ये फील हुआ था कि शी रियली वांट्स टू डू समथिंग, ये वाकई कुछ ऐसा करना चाहती है, वगरना कोई इस तरह इमोशनल नहीं होता था कि वो क्लास इतनी वीक नहीं थी आपकी, लेकिन आपका इस तरह इमोशनल होना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तब मैंने दिल से दुआ की थी आपके लिए कि खुदा ताला आपको कामयाब करे। और सेकंड जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ, वो ये है कि आपके हस्बैंड आप बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मक्खी अरगों चिंबड़े होए तानू है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ चिमन है, उन्होंने राती ड्यूटी की थी, उन्होंने धक्के ना ढा के लेके आई। अल्लाह पाक सलामत रखे उनको भी, और मैंने वो देखा हुआ आपका कि वो किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल फैमिलीज को, हस्बैंड हैं या उनके वालिदैन हैं बच्चियों के, उनको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए उनके साथ, तभी कुछ ना कुछ होता है। मैं अगेन जाऊंगा अब शीजा के पास। जी शीजा, ये बताइए, सैलून भी माशाल्लाह आपने किया, स्टार्ट माइक के थोड़ा पास आ जाए, थोड़ा घबरा के बैठी हैं आप, मुझे फील हो रहा है ये। अच्छा, नेक्स्ट आपके जो प्लान्स हैं वो कभी अपने घर वालों से डिस्कस करते हैं कि मामा ये तो कर लिया, अब ये भी मैं करना चाहती हूँ आगे? नहीं, अभी तो नहीं कभी भी किसी से डिस्कस किया। दिल में ही रखती हैं या कुछ सोचते ही नहीं है? नहीं सोचा है, पर अब ये कह लूं कि इसमें थोड़ा सा और हो जाए ना, इसमें तजर्बा, इसमें थोड़ी सी एज हो जाए, और तो इसलिए फिर आगे नेक्स्ट सोचेंगे। अच्छा, जितने क्लाइंट्स अभी आते हैं, चूंकि आपने अभी शुरू किया, आप अभी नहीं मेरी मदर करती थी ना, तो वो उसी के साथ। अच्छा, आप मम्मा के साथ करिए, लेकिन आपने पर्सनली तौर पे तकरीबन अभी शुरू किया हुआ है, आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आ गया है और उसने कोई चीज कुछ काम करवाना या कुछ मसला बताया है, तो आपको उसके बारे में अभी इतना पता नहीं है? क्योंकि कभी कभी होता है, मेरे साथ हुए, हम सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई है, और अगर आई है तो किस तरह हैंडल किया उसको? नहीं, वैसे मुझे कभी भी नहीं ऐसा लगा कि उनका कोई मसला हो तो मैं हल ना कर सकूं, क्योंकि हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। हेयर एक्सपर्ट हूँ मैं शुरू से, मुझे बस बालों का शौक है, इतना मुझे मेकअप का नहीं इतना है, मेकअप कर लेती हूँ पर बालों का ज्यादा है कि ये कि बालों का बहुत अच्छा मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, जिस तरह के बाल भी आ जाए मैं कर लेती हूँ उनको हैंडल, कि अच्छा काम करती हूँ कि अगले क्लाइंट को भी पसंद आता है। कि ले जी, जितने भी गंजे हजरात हमें सुन रहे हैं या वो लोग जिनके बालों के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं पूरे शहर में, तो हमारे पास एक ऐसा एक्सपर्ट आ चुका है जो कि ये कह रही है कि बालों का मुझे बहुत क्रेज है और मैं हर तरह के बालों का हल निकाल लेती हूँ। दैट्स वेरी गुड। नहीं, उन्होंने हेयर कलरिंग में बोला है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, मैं भी खुश हो गया। रिलेटेड है, हम ब्यूटी रिलेटेड है, ये बालों के रिलेटेड। अच्छा, लेकिन उसमें ये चीज तो आएगी ना कि किसी के बाल अगर कमजोर हैं, रूखे हैं, उस तरह की चीजों का तो इलाज कर लेंगे ना आप। चले, शुक्र है। जी, उसमें क्रिम्पिंग हो जाती है। एक चीज एडिशन करूंगी, जी। जो आपने अभी नाम लिया कि गंजे हजरात जो हैं वो अर्बेनिटी से हम लोग एक स्पेशल ऑयल देते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और उसके साथ आपका हेयर फॉल काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज है, मैम साइमा को मैं मुखातिब करूंगा यहाँ पे। मैम, आपने ये बच्ची देखी अभी, किरण जिसका नाम है, माशाल्लाह से ये काम करी, आपने बोलते हुए इसके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा होगा। बिल्कुल ऐसे है। ये भी एक मैं चीज स्पेशली कहना चाहता हूँ, मैंने जितनी क्लासेस अटेंड की हैं उनमें मैं हमेशा ये चीज लोगों को बताता हूँ, ये जितने भी इवेंट्स मैं करता हूँ, कि आपको स्पीच थेरेपी भी आपको सीखनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा बहुत टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, बट वो बता नहीं पा रहा, लोगों को समझा नहीं पा रहा, उस तरह से डील नहीं कर पा रहा। सो उसका वो जो इल्म है, इल्म तो है उसके पास,
बट वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा। सो साथ साथ बोलने का, बताने का सिलसिलाकार, इसकी भी क्लासेस होनी चाहिए, जो कि मैंने देखा इस फील्ड में इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता इस चीज को लेके। सैलून्स पे आते हैं, हम अपने देसी अंदाज में गपशप लगा लेते हैं अपने कस्टमर के साथ, मकसद यही होता है कि हमारा कस्टमर है, हमने इसका काम करना और इससे पैसे कमाने हैं। लेकिन ये जो चीज है जो इम्पैक्टफुल होती है, आपका इम्पैक्ट किसी पे छोड़ती है। यकीनन आपको देख के, मेरी आपके साथ ये पहली मुलाकात है, आपको देख के, आपकी गुफ्तगू देख के आपकी उस शख्सियत का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा। अब यकीनन जहां भी मैम साइमा की बात होगी, मेरे मुंह से आपके लिए अच्छे लफ्ज निकलेंगे। उसकी रीजन आपके अंदर, आपके काम को लेके, आपकी शख्सियत को लेके, देन उससे बड़ी बात आपके अंदर जो कुछ भी आप वो बताने का कॉन्फिडेंस भी है और बताने का तरीकाकार भी है आपके पास। तो ये भी मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से ही कि आप अपनी क्लासेस में या अपने स्टूडेंट्स के साथ जब भी लोग आते हैं, उनको ये भी साथ साथ आप सिखाया करें कि वो किस तरह बात करें। मेरा ये मानना है कि जब भी एक लड़की खास तौर पर जो भी इस फील्ड में आती है, आगे बढ़ती है, जब वो बात करे तो उसके लहजे में वो कड़क, वो गरज, वो चीज होनी चाहिए कि सुनने वाले पे उसकी बात का असर हो बहुत अच्छी तरह। ज़ीशान, इसमें मैंने भी देखा, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें एडिशन में करूँगी। एडिशन में ये चीज़ें करूँगी कि मैं इस फील्ड में आई थी, तो मेरी जो एजुकेशन है, मैंने MBA किया हुआ है, ठीक है, और मेरी बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं डिफरेंट चीज़ों में। तो फिर एक चीज़, दूसरा चीज़ डिपेंड करता है आपका घर का एनवायरनमेंट, कि आपको घर में कितना फ्लुएंटली बोलने के लिए परमिशन होती है, या आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाई या आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपके साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पास एजुकेशन आ जाती है, जब आपके पास एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आ जाता है, चलिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं भी आता, आपके पास एजुकेशन आ गई तो आप समझिए कि आपके पास सब कुछ आ गया। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लैक हो जाता है कि आप कहते हैं मेरी तो इतनी एजुकेशन नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद आपने एक फील्ड के अंदर काम सीखा है, आपने 2 साल लगाए हैं, आपने 3 साल लगाए हैं, तो आपने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, आपने तो अपने लोगों के सामने, अपने क्लाइंट्स के सामने तो वही चीज़ें प्रेजेंट करनी है। अगर आपने एक हुनर सीखा है, आप उसको तब तक अपने किसी क्लाइंट के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, जब तक आप खुद आपकी उसके ऊपर 100% एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, मुझे पता है, मेरे पास अगर क्लाइंट आता है, मैं अपने लड़कियों को ये कहती हूँ कि जब मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ, बेटा मुझे देखा करें मैं क्या बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी बात, मेरा लहजा, मेरे एक्सप्रेशंस देखा करें, मेरा बात करने का स्टाइल देखा करें। आप ये देखा करें कि जो क्लाइंट आपके पास आ गया है, आपने उसको सर्विसेज दे के भेजना है। Exactly. अगर आपको क्लाइंट को 2000 रुपए की सर्विस 500 में देनी पड़ती है तो 500 रुपया जाया ना करें, क्लाइंट को सर्विस दें, वो जाके आपको प्रमोट करेगा। बिल्कुल। जब तक आपके पास एक्सपर्टीज नहीं, आप बोल नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप बोल सकते हैं तो, और आप, इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप, अब मैंने अगर किसी क्लाइंट को कुछ प्रेजेंट नहीं करना, मैं उसको कुछ बता ही नहीं सकती। अब मेरे पास क्लाइंट आती है, जी साइमा वो ना फेशियल कराना है। अच्छा, आपने कौन सा फेशियल कराना है? मुझे तो पता नहीं है, तुम खुद ही देख लो, मेरी फेस के ऊपर कौन सा सूट करेगा ना। हम उसको लेके जाते हैं, स्किन थेरेपिस्ट उसकी स्किन चेक करती है, उसको रिकमेंड करती है, आपको हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है, आपको वाइटनिंग में जाना चाहिए, आपको कौन सा फेशियल लेना चाहिए, तो वो मेरी स्किन थेरेपिस्ट बता रही होती है उसको। बिल्कुल। अब उसमें होता क्या है, मैं ये वहाँ पर नहीं भी हूँ तो वो बच्चियाँ इतनी एक्सपर्ट हैं कि वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर उनको बताती हैं, उनको गाइड करती हैं, उनको मंथली उनकी ग्रूमिंग के कार्ड्स बना के देती हैं कि आपकी ये सर्विसेज जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो जब तक आप बोल नहीं सकते तो इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ डिलीवर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपकी जो है वो स्पीचिंग थेरेपी जो है ये होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ वर्ड्स वो पिक किया करें जो मैं बोल रही हूँ। आप अगर क्लाइंट का फेशियल कर रहे हैं और आप मुंह बंद करके खड़े हैं तो आपको फायदा ही कोई नहीं क्लाइंट को फेशियल करने का। क्यों? आप फेशियल करते करते क्लाइंट को क्यों नहीं बता रहे कि आपके बाल डेड हो गए हैं तो आप अपने बालों को ट्रीटमेंट कराएं?
आप क्लाइंट को क्यों नहीं बताते कि आपकी स्किन डेड हो रही है, तो आप इनके ऊपर जो है ना मॉइस्चराइजिंग यूज़ करें, आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं, आप अपनी होम केयर यहाँ से लेके जा सकती हैं, और आप अपने रात को ये केयर किया करें। तो जब तक आप अपने, मैंने उनको कहती हूँ वो 45 मिनट का जो फेशियल का टाइम है वो आपकी जुबान मुंह के अंदर रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपको बोलते रहना चाहिए। अच्छा, अब उसमें होता है क्या है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब हाउस वाइफ्स होती हैं, बच्चों की वजह से टाइम नहीं दे पाती, तो होता क्या है कि सम टाइम वो आती हैं अपना फेशियल करा रही होती हैं, तो बच्चियाँ उनको कहती हैं देखें आपके बाल कितने गिर रहे हैं ना। वो कहती है अच्छा चलो तो मुझे ना कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड कर दो। वो कहती है आपको हम ये 5-6 ट्रीटमेंट है, इनमें से कोई भी आप एक ले सकती हैं। तो आप देखें जब तक आप क्लाइंट के साथ बोलें कि नहीं, उसके साथ चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स शेयर नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट्स शेयर नहीं करेंगे, तो वो आपके पास कैसे आएगा काम करवाने के लिए। बिल्कुल। तो ये वो रिकमेंडेशंस हैं कि जिसमें जितना आपका एक्सपीरियंस होगा आप उतने ही अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बेसिक पॉइंट इज दिस, जिस तरह मैंने बताया कि बोलना बहुत जरूरी है, आपका लहजा, आपकी गुफ्तगू ये इम्पैक्ट रखती हैं, और यही चीज़ आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी और भी जितने आप लोग इस फील्ड में हो कि आपके नीचे जितने भी लोग काम करें, आपके स्टूडेंट्स हों या आप किसी क्लास में जाएं, आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं, नए खास तौर पर बच्चे हों, उनको बोलने के बारे में ज़रूर बताया करें, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डिवेल्प करें। नाउ मैं जाऊँगा जी, मेरे बहुत ही प्यारे भाई और बहुत ही कमाल का ये आर्टिस्ट है जी, बहुत यंग लेकिन बहुत मेहनती, क्योंकि मैंने इसके सफ़र को अपनी आंखों से देखा है, इसको मेहनत करते हुए देखा है, इसको 0 से 100 की तरफ बढ़ते हुए देखा है। मेरा बहुत प्यारा भाई शर्जील अली हैदर, ट्रिमर सैलून वाले जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शर्जील भैया कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? जी खुदा का शुक्र है, ठीक ठाक है जी। शर्जील भाई काम वाम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत आसान है, फिटफाट। हेयर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा शर्जील भाई आपसे। माशाल्लाह आपका सैलून है, मैंने वहाँ विजिट किया है कई बार, मैंने खुद भी काम करवाया है वहाँ पे, मैंने हमेशा लोगों को आते देखा है। हेयर के हवाले से लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं आप पे, इसकी रीजन क्या है? पहले तो ये बताइए कौन से गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? हेयर्स का जिशान भाई बस अल्लाह का करम है, और दूसरा है कहने के स्ट्रगल बहुत की है। वो तो मुझे पता है, थोड़े से अरसे में, इतना नहीं है। पहले तो आपको पता है मैं जॉब ही करता होता था टेक्सटाइल मिल में। उसके बाद फिर पापा चाचू का सैलून था ऑलरेडी, वो इतना कहने के वो जो पहले का होता है वो है, तो फिर उधर से मुझे शौक हुआ कि मैं थोड़ा अच्छा करूं। अच्छा, यानी कि ये पहले शौक नहीं था? नहीं, इतना पहले नहीं था, पहले मैं जॉब ही करता था। पापा का चाचू का सैलून देखा, तब ये शौक अपने अंदर आया कि यार इसमें कुछ नया मैं करूं। हाँ जी, वो शुरू से है, इसलिए फिर मुझे शौक आया कि मैं नया करूं। तो पहले तो मैं जॉब करता था, मैं बीकॉम किया हुआ है कॉमर्स में, माशाल्लाह, अकाउंटेंट था मैं टेक्सटाइल मिल में। वाह। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब में वो मजा नहीं आया, तो मैंने कहा कि कोई बिजनेस अपना ही होना चाहिए। फिर अपना था ये ऑलरेडी पहले, उधर से मैंने ट्रेनिंग ली पापा लोगों से पहले। उसके बाद फिर मैं ऐसे आगे बढ़ता गया, तो 7 मंथ में मैंने सीख लिया था माशाल्लाह। तो लेडीज की सारी मेरी खुद से है, वो मैंने खुद से ही कह लें कि ट्रेनिंग कर करके ना सारा। वो चूंकि आपका वैसे भी इंटरेस्ट खवातीन में रहता है ना, इसलिए। हाँ जी, शायद आपको ज्यादा पता है। अच्छा, तो यानी कि बाबा से आपने मेल जो काम है वो सारा सीखा, उसके बाद आपने, चूंकि आप कुछ नया करना चाहते थे, और ये भी एक डिफरेंस था ना, आपके बाबा और चाचू वो जिस दौर के थे, जब उन्होंने अपनी जवानी देखी तब मुआशरे की इकदार या माहौल कुछ और थे, ना वो कुछ और है। तो आप मॉडर्न तरीके के साथ ये सारा काम करना चाहते हैं? जी है, वो भी मॉडर्न, लेकिन मैंने थोड़ा उससे पहले ज्यादा ही मॉडर्न, उससे ज्यादा मॉडर्न आप हो गए। तो फिर मैंने लेडीज जेंट्स दोनों सीख लिया। ओके। तो अच्छा, कितने अरसे बाद आपने सैलून अपना बनाया, जब आपने सीखना शुरू किया? जिशान भाई, मैंने जब जॉब छोड़ी तो मैंने 7 मंथ में ये सारा सीख लिया था। ओके। साथ जेंट्स सीखता था, फिर घर में मैं लेडीज भी करता होता था कि खुद ही तजर्बे वगैरह ना। ओके। तो ये करता, 7 मंथ में मैंने सीख लिया। 7 मंथ के बाद फिर मैंने जॉब्स की, तो फिर मैंने 1.5 साल बाद अपना सैलून बना लिया। अब ये आज से कितना अरसा पहले की बातें हैं ये? 2019 में अपना बनाया है। ओके। तो उससे 1.5 साल पहले मैं इस फील्ड में बिल्कुल ठीक ठीक। अभी 4-5 तो माशाल्लाह आपको 4-5 साल में मैंने आपको माशाल्लाह जिस तरह अब आप अपना सैलून बना के बैठे हैं, जितने माशाल्लाह कस्टमर्स आपके पास आते हैं और जो लोगों के व्यूज हैं आपके बारे में, वो मैंने देखे हैं, वो बहुत कमाल के हैं। बड़ी बात होती है कि आप इतने से अरसे में लोगों का कॉन्फिडेंट जो है वो इतना जीत लें, लोगों का यकीन, लोगों का ट्रस्ट आप इतना जीत लें कि लोग आप पे इतना ट्रस्ट करें। सो नाउ हेयर का इतना ज्यादा
आपने वो कटिंग वगैरह वो सारी चीजें तो वो सीख ली, लेकिन हेयर के बारे में जो नॉलेज है वो आपने कहाँ से लिया? नॉलेज ऐसे ही लिया तो मैंने कहीं से नहीं है दिशान भाई, तजुर्बे से ही है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है? हाँ, ऑब्जर्वेशन है। कह लें कि मैं ज्यादा एकेडमीज में या किसी के पास इतना मैं गया नहीं हूँ। तो ये अपने से ही कह लें कि अपना टैलेंट, एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, बैठे कि इधर उधर नहीं करना, जो कुछ नई क्रिएटिविटी करने का सोचते रहना, नई क्रिएटिविटी करने का सोचते रहना हर टाइम। तो फिर ऐसे ही फिर सब कुछ आ गया, स्किन का भी, हेयर का भी, और फिर सीखना शुरू कर दिया। तो दोनों ही फिर मैंने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कभी कोई कस्टमर आया हुआ जिसका काम करते हुए या पहले शुरू में जब ये शुरू किया था कभी घबराए हो या यार ये क्या है या इसको किस तरह करूं? भाई अल्लाह का बड़ा करम है, घबराया तो मैं कभी भी नहीं हूँ। जितना मर्जी बड़ा कस्टमर आया है या बड़ी कस्टमर आई है तो करके दिया है, सारे कहने के हैप्पी जाते हैं। इतना अल्लाह का शुक्र है कि उनको ना डील कर लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। नाउ मैं आपसे, चूंकि हेयर एक्सपर्ट हैं आप, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं, आपके मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले अफराद आजकल बहुत कर रहे हैं और करते हैं। वो ये है कि बहुत ज्यादा ये इशू वायरल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा, कि बहुत ही कम उम्र में ही नौजवान अभी आप होते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और आपका सर जो है वो माशाल्लाह काफी कुछ मखसूस हिस्सों से खाली हो जाता है, जिनको आप छुपाते फिर रहे होते हैं। कभी वाला इधर सुट लिया, कभी इधर सुट लिया, किसी तरह ये लुक जो, जिस तरह मैंने भी एक हल्की सी कोशिश की हुई है, ठीक है, मैंने की थी, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं बखूबी। सो क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी कम उम्र में ही बाल क्यों झड़ जाते हैं और लोग आधे आधे गंजे हुए फिर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? दिशान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये खानदानी इशू होता है। ओके, कि जीन्स में ये जीन्स में आ जाता है, उनका भी ये इफेक्ट पड़ जाता है। ये नहीं कि सबको होता है, लेकिन ज्यादातर ये चल जाता है कि अगर आपके घर में आपके दादा के या पापा के बाल झड़े हैं तो फिर उसमें आपके भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, आपको कोई फिजिकली डिसीज हो सकती है कि आप बीमार रहे हो तो आपका स्टमक डैमेज हो गया या खराब हो गया। अगर आपका स्टमक खराब है तब भी आपके हेयर फॉल होनी शुरू हो जाएगी, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। और थर्ड के आजकल के जो आपको यंगस्टर पता है कि केमिकल बहुत यूज करते हैं बालों में, कहने के बहुत ज्यादा तरह के एक्सपीरियंसेस और जो लोग तजुर्बात करते हैं वो भी नुकसानदेह नुकसानदेह कुछ घरों में ही करने बैठ जाते हैं ना, वो सैलून जाते ही नहीं है, वो घरों में शुरू हो जाते हैं। आजकल एक सबसे बड़ा डॉक्टर तो यूट्यूब है ना भाई, यूट्यूब पे वो निकालते हैं और यूट्यूब पे वो सारी चीजें जो हो रहा है। एक बड़ा अच्छा लतीफा वैसे गलते कि एक मुंडे ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦਾਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਸਾਰੀ ਵੱਢਤੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਐਮਬੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। सेम लाइक दिस YouTube से लोग देख के करने बैठ जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है ना। मैं ये कहना चाहूंगा किसी भी चीज को लेके वो बहुत डेंजरस है। पहले आप कोई भी चीज है उसका बाकायदा एक नॉलेज होता है, उसको सीखिए, देन आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी, तो इस वजह से भी हो जाते हैं जो तजर्बात करते हैं अपने आप खुद ही, उस वजह से भी गंजे होना शुरू हो जाते हैं। और जो एक और इशू है वो आपको अगर डिप्रेशन है, आप हर टाइम टेंशन में और डिप्रेशन में, अच्छा, इससे आपका बाल क्विकली गिरता है जल्दी। अच्छा, ये एक नई बात है जो मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, डिप्रेशन से होते हैं आप। तो मेंटली तौर पे अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके बालों पे, आईज पे भी पड़ेगा और आपके बालों पे भी पड़ेगा। ओके ओके। और बाज के बालों में पड़ जाता है तो वो भी फिर हेयर। अच्छा चले, अब कोई बेचारा बदकिस्मत ऐसा मेरे जैसा जिसके बाल गिरना भी शुरू हो गए, तो फिर देन क्या स्टेप है, उसकी ट्रीटमेंट का क्या तरीकाकार? ट्रीटमेंट का निशान भाई, अगर तो केमिकल से गए हैं फिर तो आपको उसके ऊपर ही कुछ लगाना पड़ेगा। लाइक दिस ऑयल्स हैं कुछ, हम रेकमेंड कर देते हैं, मेडिकेटेड मेडिसिन, नेचुरल कुछ चीजें वो आपको यूज करनी है। हाँ जी, वो आप लगा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कह लें कि ये चीज़ आपने नहीं की, वैसे आपको कोई दिमागी कमजोरी या वैसे इशू है या स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, टेंशन की वजह से, वो दूर करना पड़ेगी आपको, फिर आपके खुद ब खुद सेट होने शुरू हो जाए। ओके, तो ये क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर हम आज देखते हैं सोशल मीडिया पे या मार्केट्स में जाके हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा जी ऑयल आए हुए हैं जी, ये क्रीम आ गई है, ये जेल आ गई है, ये इस्तेमाल करें, वो करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मोस्टली हमने ये देखा है, ज्यादा कंडीशंस में यही देखा गया कि वो सब फेक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो निशान भाई, ये बिजनेस फेक है, वो बनाया। हाँ बिल्कुल, वो लोगों ने बनाया हुआ बिजनेस। लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा तरीकाकार है जिससे रीग्रोथ आपकी हो सकती है?
जिशान भाई रीजन पता होना चाहिए ना, बाल किस वजह से गिरा। दैट्स द पॉइंट। अगर आपको रीजन पता है तो उसके मुताबिक आप चलोगे तो इंशाल्लाह जरूर आएगा बाल। अगर आपको पता ही नहीं है, आप ऑनलाइन चीजें परचेज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं मेरा बाल गिरा किस वजह से है, मुझे मसला क्या था जो ये इशू है, तो फिर तो वो नहीं, फिर नुकसान। अच्छा, फिर लोगों को साथ ये भी अब अपडेट कर देना, वो रीजन कैसे पता लगेगा? रीजन शान भाई पता चल ही जाता है ना आपकी। नहीं, वो रीजन पता करने के लिए किसके पास जाना होगा? आप सैलून में जा सकते हैं, उनसे पता। सैलून तो गली गली में है भाई, आज सैलून तो वो भी लोग खोल के बैठे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है जी। वो तो ये कैसे पहचान अब होगी कि मैं किस सैलून पे जाऊं? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। वो तो आपकी बात ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं अताई डॉक्टर, हर गली में डॉक्टर बन के बैठे, सेम लाइक दिस आपकी फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम इतना आता नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस से उन्होंने माड़ा मोटा वेखिया वो किया तो वो अपना अपना सैलून बना के बैठ गए। पहले वो कैसे किसी को अच्छा बता सकेंगे? खुद को पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस वजह से बाल गया। जैसे मैं ये कुछ रीजन मैंने बताए हैं आपको, सिम्टम्स बताए हैं किस वजह से जाते हैं, उनमें अगर कोई है तो आप फिर कर सकते हो। अगर आपको फिजिकली डिसीज की वजह से, या फिर आप डॉक्टर से रब्ता करें, उसकी वजह से आप सेट हो सकते हो। अगर वैसे आपको आउटपुट मसला है तो फिर आप सैलून से कर सकते हैं। ओके शर्जील भाई, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में बताया। नाउ मैं ये पूछना चाहूंगा, शर्जील के नेक्स्ट प्लान्स क्या है? नेक्स्ट प्लान जिशान भाई मेरे यही है कि इसी फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, नॉलेज देना चाहता हूँ। कुछ जो मुझ में नहीं है वो मैं लेता हूँ, जैसे वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात। एक्सपर्ट हैं, इनसे भी काफ़ी मिलती हैं। मैम फौजिया हैं, उनसे भी मैंने ली है। तो जैसे ही मुझे कोई एक्सपर्ट मिलता है उससे भी नॉलेज लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। रन करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि अब आपको पता है क्लासेस भी हम करवाते हैं, जितना हमारे पास है वो भी हम देते हैं लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र ऐसे चल रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है शर्जील भाई। बहुत यकीनन मेरी दुआ है खास तौर पे लड़कियों के लिए कि आप अपनी लाइफ में इतने कामयाब हो कि आपके वालिदैन या वो लोग जो आज आपके ऊपर, क्योंकि मोस्टली लड़कियों के लिए मुश्किलात होती हैं, उन पे बहुत सवालात होते हैं कि यार इसको नहीं जाना, खानदान चामी बड़ा मामा कहता नहीं असी कुड़ी बाहर निकलनी है, इस तरह की बातें आ जाती हैं बहुत सारी। लेकिन जब वो कुछ बनती हैं फिर, और फिर अपने खानदान की लाज भी रखती हैं, इज्जत भी रखती हैं और कुछ बनती भी हैं, देन उनके वालिदैन को उन पे फख्र होता है। वो जो मुकाम है ना, मेरी दुआ है कि आप सब जितनी यहाँ बैठी आप सब पे वो मुकाम आए कि आपके माँ बाप आप पे रश्क कर। मैं अब पूछना चाहता हूँ, मैं आप माशाल्लाह इतना नॉलेज रखती हैं, इतने अरसे से काम कर रही हैं, जो लोग आपसे मिलना चाहते हो, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो, या जो लोग आपके पास अपना कोई मसला लेके आना चाहते हो, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, वो किस तरह कर सकते हैं? वो हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अर्बेनिटी ब्यूटी सैलून के नेम से फेसबुक पेज अवेलेबल है। वहाँ पर हमारी लोकेशंस भी अवेलेबल हैं, एड्रेस और फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। सेकंड जो है वो इंस्टाग्राम से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मैसेंजर पर भी 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो हमें कॉल पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो उसका मैं कांटेक्ट शेयर कर देती हूँ, 0304 522 1682। हमारा PTCL है 0418557200। और हमारी लोकेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ख्वाजा इस्लाम रोड, प्लॉट नंबर 27C, अर्बेनिटी। और ये मेन रोड के ऊपर ही है, आपको कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। लोकेशन ये गूगल से भी पिन हो सकती है। अगर आप इन ड्राइव या क्रीम बुकिंग करवाते हैं तो आप अर्बेनिटी ब्यूटी सैलून लिखें तो हमारी लोकेशन जो है वो पिन हो जाएगी। अर्बेनिटी नेम बड़ा आपने यूनिक रखा है, इसका स्पेल भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जो लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टा पे सर्च करना चाहें वो आसानी से कर सकें। जी, अर्बेनिटी है अर्बन से, अर्बन URBAN, अर्बन। तो अर्बन से हम लोगों ने अर्बेनिटी किया था, जिसका स्लोगन जो है वो है साइन ऑफ एलिगेंस। वाह। तो हमारा जो है जो वर्क है, हमारा जो काम है वो भी एक एलिगेंस आता है, उसमें एक एलिगेंट लुक आपकी हम क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमने बड़ा सोच के ये नाम जो है वो रखा था अर्बेनिटी। बहुत अच्छा। मैं जाते जाते थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप अपने एक तो असातिज़ा का नाम लीजिए जरूर, जिन्होंने आज आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो जहां भी सुन रहे होंगे यकीनन आपके आगे जब वो ये इंटरव्यू आपका सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अपने टीचर्स को खिराज अकीदत, खिराज तहसीन जरूर पेश करें। तो उनका नाम एक बार जरूर। जी, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने हमेशा जो है वो मुझे प्रायोरिटी दी हर जगह पर। एजुकेशन में मैंने उनको कहा मैंने एजुकेशन लेनी है, तो उन्होंने मुझे एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करवाई मेरी। और जो मेरे टीचर्स हैं, टीचर्स में जो है मेरे जो सबसे ज़्यादा जिनकी मुझे हमेशा सपोर्ट रही और अभी तक है, वो मेरे BCom के टीचर थे,
MA जना कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोजरा, सर अरशद अंसारी साहब माशाल्लाह। तो उनकी सपोर्ट 2003 से लेके अभी तक मेरे साथ है। अभी तक है? अभी तक वो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं। इवन उनकी फैमिली भी मेरे साथ जो है वो इन कांटेक्ट हैं। तो वो गोजरा से उनकी फैमिली भी यहाँ पर जो है वो मेरे पास आती हैं। तो सर अरशद के लिए जो है वो मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने मुझे, अगर मैं आज इस जगह पर हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से और सर अरशद अंसारी की वजह से जो मैं है यहाँ पर हूँ। अगर मुझे कोई जानता है तो उसके पीछे जितना भी हाथ है वो सर अरशद का है। अरे वाह, क्या बात है। और फैमिली में? और फैमिली में मेरी मदर और मेरे फादर। माशाल्लाह, क्या कहने जी। खुदा ताला आपको, आपकी फैमिली को सलामत रखें, हंसती मुस्कुराती रहें और अपने काम में बहुत तरक्कियां आप मजीद हासिल करें। आप डिजर्व भी करती हैं। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपका यहाँ पे आना और आपने अपना जो तजुर्बा शेयर किया, जो इतनी कमाल की बातें बताई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी हम इस टॉपिक पे प्रोग्राम करेंगे तुसी लाजमी ओदे विच होना वा इंशाल्लाह ताला, आप लाजम होंगे। लें जी, अब हमारे साथ हैं जी शर्जील अली हैदर भाई। शर्जील भाई, जाते जाते आप जरा अपने सैलून के बारे में भी बताइए और किस तरह आपसे हम मिल सकते हैं भाई, किस तरह अपने वालों का इलाज कराइए, दसो जी। जिशान भाई, सैलून आपको पता है कि गुलिस्तान कॉलोनी अकबर चौक में सैलून है। तो मुझे तो पता है, जो लोग सुन रहे हैं उनको बताएं। उनको ही मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, FB से कॉन्टैक्ट और इंस्टा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो नंबर जैसे मैम ने शेयर किया मैं भी कर देता हूँ कि वो कॉल करके भी आ सकते हैं 0301623368। तो सैलून का नेम भी बता दीजिए। सैलून का मेरे नेम है द ट्रिमर सैलून बाय शर्जील, गुलिस्तान कॉलोनी अकबर चौक में। ओके। ले जी शर्जील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। हमारी दुआ के खुदा ताला आपको भी बहुत बहुत कामयाबियों से नवाजे और आप मजीद अपनी फील्ड में आगे जाएं, बढ़ें और फलें फूलें। हमारे साथ मैम नाइला मौजूद हैं। मैं मैम नाइला से गुजारिश करूंगा वो काइंडली जल्दी जल्दी जरा आए माइक पे और जाते जाते वो भी हमें बता दें अपने सैलून के बारे में कि उनसे किस तरह हम मिल सकते हैं और किस तरह जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर, मेरा सैलून जो है ना जद्दा मार्केट में है, सत्याना रोड जद्दा मार्केट में। जद्दा मार्केट में, यानी कि आपसे मिलने के लिए सऊदी अरब जाना पड़ेगा हमें? हाँ जी, नहीं, जद्दा मार्केट से आना पड़ेगा। जद्दा मार्केट, सत्याना रोड, फैसलाबाद। हाँ, ठीक है जी। सैलून का नेम भी शेयर कीजिए। ईमान ब्यूटी सैलून। ईमान ब्यूटी सैलून जी, जरूर एक बार जाइए। शीजा हमारे साथ मौजूद हैं जी। शीजा से भी मैं चाहूंगा वो भी बता दें जरा अपने सैलून के बारे में कि किस तरह उनसे लोग मिल सकते हैं, किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने बालों का इलाज करवा सकते हैं। मदीना टाउन बिस्मिल्लाह चौक में, मदीना मार्केट के पास, सिग्नेचर बाय मिराज। सिग्नेचर बाय मैं तुसी तो पता तली ते लई फिरदे, मैं जे सवाल मुकाया नहीं तो तुसी सारा कुछ कह ही दिता वा। सिग्नेचर बाय मिराज, मदीना टाउन जी, मदीना मार्केट के पास। मदीना मार्केट के पास। लें जी, ये हमारे जितने आज आर्टिस्ट थे आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तशरीफ लाए और आप लोग जितने लोग हमें सुन रहे हैं जरूर एक बार जाइए इनके पास और अपना मसला जो भी है हल करवाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। गुड बाय, गुड लक।